जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ओम एग्ज़ाम प्रेप में। आज हम लोग देखेंगे झारखंड बीएड 2023 की टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न और यह पार्ट 1 है। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डायग्नोस्टिक। प्लेसमेंट नहीं होगा, कब होता है देखेंगे, योगात्मक भी नहीं होगा और निरंतर भी नहीं होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। सही उत्तर डायग्नोस्टिक नैदानिक। नैदानिक या डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्र की विशिष्ट सीखने की समस्याओं, कमियों, कठिनाइयों के मूल कारणों की पहचान करना है। एक बार कठिनाइयों का पता चलने के बाद शिक्षक उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण रिमेडियल टीचिंग का उपयोग करते हैं। यानी समस्या की पहचान नैदानिक, डायग्नोस्टिक और उपचारात्मक शिक्षण। आगे देखते हैं हम लोग मूल्यांकन के मुख्य प्रकार सीखने के दौरान और बाद में। प्लेसमेंट यह शुरुआत में होता है, यह जानने के लिए कि छात्र कितना जानता है या छात्र को कितना आता है, जैसे प्रवेश परीक्षा। दूसरा है रचनात्मक, पढ़ाई के दौरान यह होता है। सुधार के लिए बीच बीच में फीडबैक देना, जैसे क्लास टेस्ट। तीसरा है नैदानिक, डायग्नोस्टिक। रचनात्मक को फॉर्मेटिव भी कहते हैं, नैदानिक देखते हैं डायग्नोस्टिक को। यह कमियों की पहचान करता है, यह पता लगाना कि बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, जैसे कठिनाइयाँ ढूंढना। डी है उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल शिक्षण या रिमेडियल टीचिंग कहते हैं इसे दोस्तों। उन कमियों को दूर करने के लिए दोबारा पढ़ाना। योगात्मक सम्मेटिव अंत में होता है, ग्रेड या पास फेल का निर्णय, जैसे वार्षिक परीक्षा। तो आप समझ गए हैं प्लेसमेंट कब होता है, रचनात्मक, नैदानिक, डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक शिक्षण और योगात्मक। आगे देखते हैं आकलन, असेसमेंट, सुधार के लिए प्रोसेस। मूल्यांकन, इवोल्यूशन, परिणाम के लिए प्रोडक्ट। निदान, डायग्नोसिस, बीमारी या कमी ढूंढना। उपचार, रिमेडी, कमी को दूर करना। तो इससे अच्छा तरह से हम लोग समझ गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, विद्यार्थियों से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए या बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो अज्ञान का नहीं, कठोरता का नहीं, कभी भी कठोरता का उपयोग नहीं करना है, सजा नहीं देना है, मारपीट नहीं करना है, बल्कि सुधारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना है। तो सजा देना ये भी नहीं होगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तारीफ करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अनुसार जब किसी छात्र के अच्छे व्यवहार या सही उत्तर की प्रशंसा की जाती है तो इसे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कहा जाता है, यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। इससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह उस अच्छे व्यवहार को भविष्य में दोहराने के लिए प्रेरित होता है। बाकी विकल्प क्या है? अज्ञान है,
कठोरता है, सजा है, ये नकारात्मक है जो सीखने की प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं और छात्र के मन में डर पैदा करते हैं। अब हम इस अध्याय के कंसेप्ट को समझते हैं सिद्धांत के साथ। पहला सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जिसके प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर। ये याद रखेंगे आप। मुख्य विचार क्या है? तो व्यवहार उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होता है। इनका क्या लॉजिक है? तो किसी काम को अगर किसी काम के बाद इनाम यानी रिवॉर्ड मिले तो बच्चा उसे दोबारा करेगा, अगर सज़ा पनिशमेंट मिले तो उसे छोड़ देगा। इनके दो महत्वपूर्ण टर्म, इसके क्रिया प्रसूत अनुबंधन के दो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। पहला है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, किसी व्यवहार को मजबूत करना। सकारात्मक जैसे पुरस्कार देना, शाबाशी देना, ये सकारात्मक पुनर्बलन है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन शोर या किसी अप्रिय चीज को हटा लेना। दूसरा टर्म है पनिशमेंट का, दंड का, किसी गलत व्यवहार को कम करना या रोकना। लेकिन आधुनिक शिक्षा शास्त्र में, आधुनिक शिक्षा पद्धति में इसको नकारात्मक ही माना जाता है, दंड को। दूसरा देखते हैं हम लोग थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। स्किनर से पहले एडवर्ड थॉर्नडाइक ने यह आधार रखा था। इनका नियम था, यदि किसी कार्य को करने से संतोष सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उसे सीखने की गति बढ़ जाती है। महत्व, कक्षा में पुरस्कार और प्रशंसा इसी नियम पर आधारित है। थॉर्नडाइक का प्रभाव नियम। इससे पहले स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तीसरा सिद्धांत है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिपादक इवान पावलोव। मुख्य विचार है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध। ये क्या होता है उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध? तो उदाहरण है, स्कूल की घंटी बजते ही बच्चों का बस्ता बंद करना। यहाँ घंटी एक संकेत है जिससे व्यवहार जुड़ा हुआ है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। दूसरा प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में पुरस्कार रिवॉर्ड का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह सीखने की गति और व्यवहार की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, थॉर्नडाइक के अनुसार प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? तो यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद सेटिस्फाइंग होता है तो व्यक्ति उसे बार बार दोहराता है। चौथा प्रश्न, कक्षा में छात्रों को शाबाश या बहुत अच्छा कहना किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो यह धनात्मक या सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। पांचवा प्रश्न है, सीखने के लिए सबसे सशक्त आंतरिक कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर है जिज्ञासा और अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो याद रखेंगे इनको भी।
आगे मैंने आपके लिए अभ्यास प्रश्न रखे हैं, तो उसे भी हम लोग करते हैं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास और व्यवहार किसके द्वारा सीखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदृढ़ीकरण और नकल से। यानी बच्चा नकल से सीखता है, अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों, समाज और अपने शिक्षक को देखकर नकल करता है और उनसे सीखता है। दूसरा अभ्यास प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में यदि कोई छात्र गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? सजा देंगे? नहीं। उसे बैठने के लिए कहेंगे? नहीं। सबसे इसका सही उत्तर है उत्तर तो सही करने में उसकी मदद करेंगे, प्रयास की सराहना करेंगे। क्या? प्रयास की सराहना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे उसे। तीसरा अभ्यास प्रश्न है, सजा पनिशमेंट का शिक्षा में क्या स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसे अंतिम विकल्प के रूप में बहुत सावधानी से उपयोग करना चाहिए और यह पूरी तरह प्रतिबंधित होनी चाहिए। तो ये बी और सी दोनों ही उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जो कि मूल प्रश्न है हमारा। 2 प्रश्न हम लोग देख लिए। तीसरा प्रश्न है, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? तो विषय पर ध्यान दिया जाता है, निर्देशात्मक उद्देश्य पर भी ध्यान दिया जाता है, प्रश्नों के प्रकार पर भी ध्यान दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षण समय। अब शिक्षण समय ही उत्तर क्यों हुआ? ब्लूप्रिंट तैयार करते समय परीक्षण के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम लोग पूरा देखते हैं अभी विस्तार में। व्याख्या है, जब एक शिक्षक किसी परीक्षण, टेस्ट या परीक्षा के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य प्रश्न पत्र को संतुलित बनाना होता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि क्या पूछना है और कैसे पूछना है, न कि यह कि उस विषय को पढ़ाने में कितना समय लगा। यानी ब्लूप्रिंट तैयार करते समय पर ध्यान, शिक्षण समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते समय किन 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है? तो पहला है विषय, कंटेंट और सब्जेक्ट। पाठ्यक्रम के किन अध्यायों या टॉपिक्स से प्रश्न लिए जाएंगे। दूसरा है निर्देशात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। छात्र के किस कौशल की जांच करनी है, जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग या कौशल। तीसरा है प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पेपर में कितने वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। आगे है, एक अच्छे परीक्षण की 4 मुख्य विशेषताएं। किसी भी टेस्ट पेपर में ये गुण होना अनिवार्य है। पहला है वैधता, वैलिडिटी। टेस्ट वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। जैसे अगर गणित का टेस्ट है तो वह भाषा की क्षमता नहीं, गणित ही जांचे। दूसरा है विश्वसनीयता, रिलीएबिलिटी। यानी अगर एक ही टेस्ट को बार बार लिया जाए तो परिणाम यानी अंक लगभग समान आने चाहिए।
तीसरा वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, जांचने वाले की पसंद नापसंद का अंक पर असर न पड़े, जैसे एमसीक्यू। चौथा है व्यवहारिकता यूजेबिलिटी, टेस्ट लेने में आसान और कम खर्चीला हो। अब देखते हैं मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण टूल्स। पहला अवलोकन ऑब्जर्वेशन, छात्र के व्यवहार को देखकर समझना। दूसरा साक्षात्कार इंटरव्यू, आमने सामने बातचीत। तीसरा पोर्टफोलियो 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 छात्र के पूरे साल के कार्यों का क्रमिक संग्रह, बेस्ट टूल फॉर ग्रोथ। चौथा है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये क्या होता है? तो छात्र के जीवन की किसी विशेष घटना का संक्षिप्त वर्णन। अब देखते हैं प्रश्न पत्र निर्माण का सही क्रम। पहला योजना बनाना यानी प्लानिंग, उद्देश्य तय करना। दूसरा ब्लूप्रिंट तैयार करना, अंकों और प्रश्नों का ढांचा बनाना। तीसरा प्रश्नों की रचना, राइटिंग आइटम्स। सवाल लिखना। और चौथा है प्रश्नों का संपादन, एडिटिंग, गलतियां सुधारना। तो ये रहे क्रम प्रश्न पत्र निर्माण का। योजना बनाना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्नों की रचना और प्रश्नों का संपादन। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है? उत्तर है यह प्रश्न पत्र का एक त्रिआयामी चार्ट, 3 डायमेंशनल चार्ट है जो अंकों के विवरण को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है एक अच्छे परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो उत्तर है वैधता और विश्वसनीयता, अर्थात परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसे बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एमसीक्यूज का मुख्य लाभ क्या है? इसका उत्तर है इनका मूल्यांकन निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव होता है और इसमें शिक्षक के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं होता। चौथा प्रश्न है प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय मुख्य लाभ क्या है? तो यह प्रश्न पत्र में अंकों के संतुलित वितरण को सुनिश्चित करता है। पांचवा प्रश्न है निबंधात्मक ऐसे टाइप प्रश्नों की तुलना में वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू प्रश्न क्यों बेहतर माने जाते हैं? उत्तर है क्योंकि वे अधिक विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ होते हैं। जांचने वाले का भेदभाव नहीं होता, यानी जांचते समय कोई भेदभाव नहीं होता। आपने सही किया अंक मिलेगा, गलत किया है तो अंक नहीं मिलेगा। छठा प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो रिमीडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण। तो सही उत्तर है उपचारात्मक शिक्षण, रिमेडियल टीचिंग यानी उन कमियों को दूर करना। सातवां प्रश्न है व्यापक मूल्यांकन कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन में क्या शामिल है? उत्तर है हमारा शैक्षिक, एकेडमिक और सह शैक्षिक जैसे खेल, कला, नैतिकता दोनों क्षेत्र। प्रश्न संख्या 4 है शैक्षिक संस्थानों के पाठ्यक्रम डैश पर आधारित होने चाहिए? तो सिद्धांत पर और अभ्यास पर, दोनों पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी, ए और बी दोनों। इसकी व्याख्या है किसी भी शैक्षिक संस्थान का पाठ्यक्रम करिकुलम तभी प्रभावी होता है जब वह सिद्धांत, थ्योरी और अभ्यास यानी प्रैक्टिस एप्लीकेशन के बीच संतुलन बनाए रखता है। सिद्धांत क्या है? तो यह छात्रों को वैचारिक स्पष्टता, नियम और बुनियादी ज्ञान प्रदान करता है, जबकि अभ्यास यह सिखाता है कि उस ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में कैसे लागू किया जाए। अब हम लोग समझते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण तथ्य और इसके कंसेप्ट। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम बनाम पाठ्य विवरण यानी सिलेबस। तो सिलेबस क्या है? यह केवल विषयों की सूची, केवल किताबी ज्ञान है, जबकि करिकुलम स्कूल में छात्र के सभी अनुभव जैसे पढ़ाई, खेलकूद, व्यवहार और गतिविधियाँ। अब देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के मुख्य सिद्धांत। पहला है बाल केंद्रित, यानी पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि और आयु के अनुसार होनी चाहिए। दूसरा है लचीलापन का सिद्धांत, समय के साथ बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, वही पढ़ाया जाए जो भविष्य में काम आए। और चौथा है समुदाय केंद्रित, यानी समाज की आवश्यकताओं से जुड़ा होना चाहिए। आगे है पाठ्यचर्या के 4 मुख्य आधार, फाउंडेशंस। जब भी कोई सिलेबस या करिकुलम बनाया जाता है तो इन 4 चश्मों से देखा जाता है। पहला है दार्शनिक आधार, यह तय करता है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार, यह देखता है कि बच्चे की रुचि, आयु और सीखने की क्षमता क्या है। तीसरा है सामाजिक आधार, यह समाज की ज़रूरतों और संस्कृति को ध्यान में रखता है। चौथा है ऐतिहासिक आधार, यह नवीनतम तकनीक और अतीत के अनुभव को जोड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं पाठचर्या के प्रमुख प्रकार यानी टाइप्स। परीक्षा में इससे सीधे प्रश्न आते हैं तो इसे देख लेते हैं। पहला है बाल केंद्रित, जो छात्रों की ज़रूरतों और रुचि के चारों ओर घूमती है। दूसरा है विषय केंद्रित, जहाँ किताबी ज्ञान और विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है, पुरानी पद्धति है ये। तीसरा है अनुभव केंद्रित, जहाँ बच्चा गतिविधियों और अनुभवों से सीखता है। चौथा है प्रच्छन्न विधि या छिपी हुई पाठ्यचर्या, हिडन करिकुलम, वह जो टाइम टेबल में नहीं होता लेकिन बच्चा स्कूल के माहौल में सीखता है, जैसे समय की पाबंदी, बड़ों का सम्मान। आगे है पाठ्यक्रम निर्माण के गोल्डन सिद्धांत। पहला है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, सभी विषयों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ाना। दूसरा लचीलापन का सिद्धांत, फ्लेक्सिबिलिटी, इसे ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, कठोर ना हो। सहसंबंध, कोरिलेशन, एक विषय के ज्ञान का उपयोग दूसरे में करना, जैसे इतिहास को भूगोल से जोड़ना। यहाँ पर 2 कीवर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें भी देखते हैं। पहला है हिडन करिकुलम, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, वे बातें जो औपचारिक रूप से पढ़ाई नहीं जाती, जैसे बच्चा स्कूल के माहौल में सीखता है, अनुशासन, मूल्यांकन। दूसरा है कोर करिकुलम, वे अनिवार्य विषय जो सभी छात्रों के लिए जरूरी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनसीएफ
2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के 5 मुख्य दार्शनिक सिद्धांत। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। पढ़ाई सिर्फ क्लास तक सीमित ना हो, उसे वास्तविक दुनिया से जोड़े। दूसरा, रटने की प्रणाली से मुक्ति। पढ़ाई ऐसे हो कि बच्चे को रटना ना पड़े बल्कि वह समझ सके। तीसरा है पाठ्यचर्या का संवर्धन यानी वृद्धि। पाठ्यक्रम केवल पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक तक ही सीमित न रहे, उससे बाहरी गतिविधियां भी शामिल हो। चौथा है परीक्षा को लचीला बनाना। परीक्षाओं को कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और डर को कम करना। पांचवा है लोकतांत्रिक पहचान यानी छात्रों के भीतर एक ऐसी पहचान विकसित करना जो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों डेमोक्रेटिक्स वैल्यूज़ का सम्मान करे। तो ये रहा हमारे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटने की प्रणाली से मुक्ति, पाठ्यचर्या का संवर्धन, परीक्षा को लचीला बनाना और लोकतांत्रिक पहचान। आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 के अन्य महत्वपूर्ण सुझाव। पहला है शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षक एक दाता नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता सुविधादाता है। सीखना और ज्ञान। सीखना सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। बच्चे अपना ज्ञान खुद रचते हैं। तीसरा है मातृभाषा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। चौथा है भारी बस्ते का बोझ। शिक्षा बिना बोझ के लर्निंग विदाउट बर्डन के विचार पर जोर दिया गया। पांचवा है शांति की शिक्षा। पाठ्यक्रम में शांति और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की बात कही गई। तो ये रहा महत्वपूर्ण सुझाव एनसीएफ 2005 का। आगे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न है, उसको देखते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो उत्तर हो जाएगा शिक्षक, क्योंकि वही इसे जमीन पर लागू करता है। दूसरा है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है। किस लैटिन शब्द से हुई है? तो कुकर, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। तीसरा प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पाठ्यचर्या के किस पक्ष की ओर जोर देता है या किस पक्ष पर जोर देता है? तो उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षा पर। चौथा प्रश्न है पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उत्तर है छात्रों का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। पांचवा है लर्न बाय डूइंग यानी करके सीखना का विचार किसने दिया? तो जॉन डीवी ने दिया। यह अभ्यास प्रैक्टिस पर आधारित है। छठा प्रश्न है पाठ्यचर्या निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उत्तर है शिक्षा के उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सातवां प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो उत्तर है सुविधादाता, सुगमकर्ता। आठवां प्रश्न है शिक्षा बिना बोझ के का सुझाव किस समिति ने दिया जिस पर एनसीएफ 2005 आधारित है? तो यशपाल समिति 1993। स्टार लगाइए, इसको याद रखिएगा। नवा प्रश्न है एनसीएफ 2005 किस दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर है रचनावाद, जहां बच्चा खुद सक्रिय होकर सीखता है।
10वां प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार गलतियां एरर्स क्यों महत्वपूर्ण हैं? उत्तर है क्योंकि ये बच्चे की सोच और सीखने के तरीके को समझाने में मदद करती है। प्रश्न संख्या हमारा 5 है, डैश नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। तो आकस्मिक नहीं, समूह सिद्धांत नहीं, ये हो जाएगा विशिष्ट सिद्धांत। यानी विशिष्ट सिद्धांत नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण है जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देता है। इसका कारण जानते हैं। व्याख्या है, नेतृत्व का विशिष्ट सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह सिद्धांत नेता के व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, शारीरिक बनावट, बुद्धिमत्ता और सामाजिक गुणों पर जोर देता है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति में कुछ खास गुण जैसे आत्मविश्वास, साहस, निर्णय लेने की क्षमता है तो वह एक सफल नेता बन सकता है। ये रहा उसकी व्याख्या। आगे हम लोग देखते हैं नेतृत्व की मुख्य शैलियाँ, लीडरशिप स्टाइल्स। पहली शैली है निरंकुश, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। इसमें नेता सारे निर्णय खुद लेता है और दूसरों की सलाह नहीं मानता। कम समय में काम पूरा करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। दूसरा है लोकतांत्रिक, हम मिलकर तय करेंगे। नेता समूह के सदस्यों की राय लेता है। शिक्षा और टीम वर्क के लिए सबसे अच्छी शैली है लोकतांत्रिक शैली। दूसरा है तीसरा है अहस्तक्षेप या पाबंदी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। यानी इसमें नेता सदस्यों को पूरी आज़ादी दे देता है। यह केवल अनुभवी टीम के साथ ही सफल होता है। अब है नेतृत्व के मुख्य सिद्धांत। महान व्यक्ति सिद्धांत, ग्रेट मैन थ्योरी, यह मानता है कि नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं, ट्रेनिंग से नेता नहीं बनाए जा सकते। दूसरा है विशिष्ट सिद्धांत, यह नेता के व्यक्तित्व, साहस, बुद्धि, ईमानदारी पर ध्यान देता है। चौथा है परिस्थितिजन्य सिद्धांत, इसके अनुसार एक नेता अपनी शैली को हालात और टीम के अनुसार बदल देता है। तो ये नेतृत्व के 3 मुख्य सिद्धांत हो गए हैं, महान व्यक्ति सिद्धांत, विशिष्ट सिद्धांत और परिस्थितिजन्य सिद्धांत। तीसरा है शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार। पहला है प्रशासक के रूप में, स्कूल के नियमों और अनुशासन को बनाए रखना। दूसरा सुविधादाता के रूप में, शिक्षकों और छात्रों को संसाधन उपलब्ध कराना। तीसरा है प्रेरक के रूप में, सबको बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये रहे शैक्षिक नेतृत्व के प्रकार, प्रशासक के रूप में, सुविधादाता के रूप में और प्रेरक के रूप में। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न इस अध्याय के देखते हैं। पहला है नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। यह विचार किस सिद्धांत का है? तो विशिष्ट सिद्धांत का है। दूसरा है लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप की क्या विशेषता है? इसमें नेता समूह के सदस्यों की सलाह लेता है और मिलजुल कर निर्णय लेता है। तीसरा प्रश्न है निरंकुश नेतृत्व क्या है? उत्तर है जहां सभी निर्णय केवल नेता लेता है और दूसरों को केवल
आदेश का पालन करना होता है। चौथा है शैक्षिक प्रशासन में नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों और छात्रों को प्रेरित करना। पांचवा प्रश्न है एक स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए सबसे उपयुक्त नेतृत्व शैली कौन सी है? तो लोकतांत्रिक इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना या व्यवहार बदलना नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है? तो उत्तर है आकस्मिक या परिस्थितिजन्य सिद्धांत। सातवां प्रश्न है परिवर्तनकारी नेता का मुख्य गुण क्या है? वह दूसरों को प्रेरित इंस्पायर करता है और उनमें बदलाव लाता है। प्रश्न संख्या 6 आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाएंगे? पहला है प्रदर्शन, दूसरा है बहस, तीसरा सस्वर पाठ और चौथा है रोल प्ले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा बहस, डिस्कशन, डिबेट। इसकी व्याख्या है कक्षा में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहस या परिचर्चा सबसे प्रभावी पद्धति मानी जाती है। इसमें छात्र न केवल सक्रिय रूप से सुनते हैं बल्कि अपने विचार व्यक्त करते हैं, दूसरों के तर्कों का विश्लेषण करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। यह पद्धति छात्रों में आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग और सामाजिक कौशल का विकास करती है। अब है आगे शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग। शिक्षक केंद्रित विधियां। शिक्षक केंद्रित 2 विधियां, व्याख्या विधि, लेक्चर। शिक्षक बोलता है, छात्र सुनते हैं, भागीदारी इसमें बहुत कम होती है। दूसरा है प्रदर्शन विधि, शिक्षक प्रयोग करके दिखाता है। तो ये दोनों व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि शिक्षक केंद्रित विधियां हैं। दूसरी विधि है छात्र केंद्रित विधियां। पहला है परिचर्चा बहस, विचारों का आदान प्रदान, भागीदारी सबसे अधिक इसी में होता है, स्टार लगाइएगा। दूसरा है ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, जिसको आर्मस्ट्रांग द्वारा दी गई थी। आपको याद होगा हम लोगों ने 2022 के जब प्रश्न कर रहे थे तो उसमें भी इसकी चर्चा की थी। छात्र खुद समाधान ढूंढता है। तीसरा है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, छात्र किसी वास्तविक समस्या पर काम करते हैं। किलपैट्रिक के द्वारा इसे दिया गया था। चौथा है रोल प्ले, किसी पात्र का अभिनय करना यह संवेगात्मक और सामाजिक समझ के लिए अच्छा है। तो इस तरह से परिचर्चा, बहस, ह्यूरिस्टिक विधि, परियोजना विधि और रोल प्ले को देखा, जो कि छात्र केंद्रित विधियां हैं, जबकि 2 विधियां प्रदर्शन विधि और व्याख्या विधि शिक्षक केंद्रित 2 विधियां थी। इसके कुछ अभ्यास प्रश्न है, उसे देखते हैं। पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग किस विधि पर आधारित है? इसका उत्तर है प्रयोगशाला विधि, लैबोरेटरी मेथड और प्रोजेक्ट विधि। दूसरा है छोटी कक्षाओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो खेल विधि, प्ले वे मेथड। तीसरा है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है विशिष्ट शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल्स का अभ्यास करना। चौथा प्रश्न है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जनक कौन है? तो सुकरात है और सेंट थॉमस। पांचवा है किस विधि में छात्र एक अन्वेषक के रूप में कार्य करता है?
तो स्टार लगाइएगा इसको। 7वां का उत्तर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण विधि। प्रश्न संख्या 7 है, वह प्रक्रिया है जिसमें डैश, वह प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट को याद रखिए, विशिष्ट परिस्थितियों में सामान्य पहलुओं या बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। तो सामान्य पहलुओं, पहला हो जाएगा मतिहीनता नहीं, सामान्यीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। सामान्य पहलुओं की बात की गई है या बुनियादी संबंधों की पहचान की, तो इसीलिए ये हो गया उत्तर। उत्तर सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। व्याख्या है सामान्यीकरण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अलग अलग विशिष्ट उदाहरणों या स्थितियों को देखते हैं और उनमें छिपे एक समान नियम या संबंध को पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा देखता है कि आम, सेब और केला तीनों मीठे हैं और पेड़ पर उगते हैं, तो वह सामान्यीकरण करता है कि फल मीठे हैं और प्राकृतिक होते हैं। समझ गए? सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, जैसा कि आपके प्रश्न में था, जो हम वह क्षमता है जिसमें छात्र अलग अलग उदाहरणों को देखकर एक सामान्य नियम, जनरल रूल बना लेते हैं। उदाहरण, जितने भी पक्षी मैंने देखे उन सब के पंख हैं। अब सामान्यीकरण क्या हुआ कि पक्षियों के पंख होते हैं। समझ गए? दूसरा देखते हैं अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति को कैसे प्रभावित करता है। पहला है सकारात्मक, पॉजिटिव। पिछला ज्ञान नए काम में मदद करे, जैसे भूगोल का ज्ञान इतिहास समझने में मदद करता है। दूसरा है नकारात्मक यानी नेगेटिव। पिछला ज्ञान नए काम में बाधा डाले, जैसे भारत में बाईं ओर गाड़ी चलाने की आदत अमेरिका में दाईं ओर गाड़ी चलाने में बाधा डालता है। दूसरा है शून्य यानी जीरो, कोई प्रभाव न पड़ना, जैसे इतिहास पढ़ने का गणित पर कोई असर नहीं पड़ता। तो सकारात्मक असर पड़ता है, नकारात्मक असर पड़ता है और असर नहीं भी पड़ता है। तो ये रहा अधिगम के स्थानांतरण। तीसरा है तर्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। आगमन तर्क, इंडक्टिव, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियमों की ओर, जैसे 2 + 4 6 होता है, 8 + 2 10 होता है। निष्कर्ष, दो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। दूसरा है निगमन तर्क, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, राम मनुष्य है अतः राम मरणशील है। ये कौन सा नियम है? तो ये कौन सा तर्क है? निगमन तर्क है, जो कि हमें सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाता है, जबकि आगमन में विशिष्ट से सामान्य की ओर। चौथा है समस्या समाधान के चरण, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ आती हैं तो हम इन चरणों का पालन करते हैं। पहला, समस्या की पहचान करना, यानी क्या हल करना है। दूसरा, तथ्यों का संग्रह, जानकारी जुटाना। तीसरा, परिकल्पना निर्माण, हाइपोथेसिस, संभावित समाधान सोचना। चौथा, निष्कर्ष, समाधान को लागू करना।
और अंत में चौथा है परीक्षण यानी समाधान को लागू करना, और चौथा है निष्कर्ष। सबसे अंत में पांचवा है निष्कर्ष, परिणाम देखना। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना शिक्षण की कौन सी विधि है? तो यह है आगमन विधि। और सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो यह है निगमन विधि। सीखने का पठार लर्निंग प्लेटू क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर है वह स्थिति जहाँ सीखने की गति रुक जाती है और कोई प्रगति नहीं दिखती। तीसरा है गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार सीखना कैसे होता है? तो उत्तर है सूझ या अचानक आई समझ, इंसाइट। विशिष्ट, चौथा प्रश्न है विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी स्पेसिफिक टू जनरल जाना क्या कहलाता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना क्या कहलाता है? तो आगमन तर्क, और यही सामान्यीकरण का आधार है, जनरलाइजेशन का आधार है। पांचवा है जब बच्चा अपनी पुरानी सीखी हुई बात को नई परिस्थिति में लागू करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। छठा प्रश्न है पियाजे के अनुसार नई जानकारी को पुरानी जानकारी में फिट करना क्या कहलाता है? तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसकी सिफारिश करेंगे? पहला है विषय में रुचि पैदा करना, अनुभवों के लिए एक रूपरेखा विकसित करना, इंद्रियों को तेज करना, और डी है मानसिक संकायों का प्रशिक्षण। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रियों को तेज करना। ये इंद्रियों को तेज करना ही उत्तर क्यों हुआ, इसके कारण जानते हैं। निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों आँख, कान, नाक आदि पर टिकी होती है। यदि हम अपनी इंद्रियों को अधिक सतर्क और तेज बनाते हैं तो हम अपनी आसपास की चीज़ों को अधिक सूक्ष्मता और सटीकता से देख और समझ पाते हैं। इसीलिए बच्चों में अवलोकन का निरीक्षण कौशल विकसित करने के लिए उनकी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें छात्र चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अवलोकन विधि को स्व शिक्षा यानी सेल्फ लर्निंग का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। दूसरा है इंद्रियां प्रशिक्षण, सेंस ट्रेनिंग। मारिया मॉन्टेसरी ने इस पर सबसे अधिक जोर दिया है। उनके अनुसार ज्ञानेंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। तीसरा है मानसिक संकायों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल फैकल्टीज। इसमें तर्क, स्मृति और कल्पना जैसी मानसिक शक्तियों को मजबूत करना शामिल है। अब देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला है इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। यह विचार किसका है भी देखें, रूसो और मारिया मॉन्टेसरी का है।
दूसरा है विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो निरीक्षण कौशल यानी ऑब्जर्वेशन स्किल। तीसरा प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति में किस पर जोर दिया जाता है? तो उत्तर है खेल और स्व गतिविधियों सेल्फ एक्टिविटीज़ के माध्यम से सीखने पर। नवा प्रश्न है देश में शिक्षा प्रणाली के नियोजन और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। फिर से एक बार देखेंगे, देश में शिक्षा प्रणाली के लिए नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों NCTE। आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जो 2022 का था, तो उसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में जाना था। उसमें से एक था NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इस क्वेश्चन पर स्टार लगाइएगा और इसकी व्याख्या को भी पूरा देखिएगा। NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत में शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन के क्षेत्र में नियम बनाने, पाठ्यक्रम निर्धारित करने और मानकों को बनाए रखने वाली सर्वोच्च संस्था है। BA DLED जैसी कोर्सेस को मान्यता देना इसी संस्था का कार्य है। किसका? NCTE का। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण शैक्षिक संगठन। इसको हम लोगों ने पार्ट 1 में भी देखा था, यानी 2022 वाले प्रश्न में भी देखा था। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले उससे करेंगे 22 का, फिर 23 का, इस तरह से हम लोग करते चलेंगे। NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना 1995 में होती है एक संवैधानिक निकाय के रूप में। शिक्षक शिक्षा के मानकों और विकास का समन्वय करना। दूसरा है UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालयों को अनुदान देना और उच्च शिक्षा के मानक तय करना। तीसरा है NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 1961 में होता है। स्कूली शिक्षा के लिए शोध, पाठ्य पुस्तकें और NCF तैयार करना यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना। NIEPA जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसका कार्य है शिक्षा योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण एवं शोध करना। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण शैक्षिक संगठन। हम इनको और भी विस्तार से देखे हैं 2022 वाले प्रश्न में। आप प्ले लिस्ट में जाइए और क्रमवार तरीके से सभी वीडियो को देख लीजिए। महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF कौन तैयार करता है? तो ये है नेशनल NCERT इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है विश्वविद्यालयों को मान्यता देने वाली संस्था NAC किसके अंतर्गत आता है? तो यह UGC के अंतर्गत आता है। तीसरा है शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे CTET के लिए दिशा निर्देश कौन जारी करता है? तो NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। भारत में उच्च शिक्षा का नियामक यानी रेगुलेटर कौन है? तो UGC है। प्रश्न संख्या 10 है यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप किन विधियों का प्रस्ताव देंगे? तो
कला नहीं, बहस ये भी नहीं, तो ये परियोजना कार्य हो जाएगा, यानी प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क एक ऐसी गतिविधि है जिसमें छात्र एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे समूहों में मिलकर काम करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें संसाधनों का बंटवारा करना, एक दूसरे की मदद करना और मिलकर निर्णय लेना पड़ता है। यही कारण है कि परियोजना कार्य को छात्रों में सहयोग, कोऑपरेशन और टीम भावना यानी टीम स्पिरिट विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। तो हम लोग परियोजना विधि को देखते हैं। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड का परिचय। इसके प्रतिपादक है विलियम एच किलपैट्रिक, तो इन्हें भी याद रखिएगा। मूल विचार है, सामाजिक वातावरण में पूरी तन्मयता के साथ किया जाने वाला उद्देश्यपूर्वक कार्य। दर्शन क्या है? तो यह परियोजनावाद और जॉन डीवी के करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है परियोजनाओं के 6 मुख्य चरण। परीक्षा में इनका क्रम अक्सर पूछा जाता है, तो इसे देखेंगे। पहला है परिस्थिति प्रदान करना, छात्रों के सामने एक समस्या या स्थिति रखना। दूसरा चयन एवं उद्देश्य, छात्र खुद तय करते हैं कि वे क्या प्रोजेक्ट करेंगे और क्यों। तीसरा है योजना बनाना, प्लानिंग, काम को कैसे करना है और इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना। चौथा है क्रियान्वयन, योजना के अनुसार वास्तविक काम करना। सबसे सक्रिय चरण है क्रियान्वयन। पांचवा है मूल्यांकन, यह देखना कि उद्देश्य पूरे हुए या नहीं। और छठा और अंतिम है लेखन, रिपोर्टिंग, पूरे कार्य का लिखित रिकॉर्ड तैयार करना। और ये परियोजना के कर्म हैं परिस्थिति प्रदान करना, चयन एवं उद्देश्य, योजना बनाना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन और लेखन और रिपोर्टिंग हम लास्ट में करते हैं। सहयोगी अधिगम, इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक और कौशल का विकास करना। सामाजिक कौशल का विकास करना सहयोगी अधिगम का मुख्य उद्देश्य है, छात्रों के बीच सामाजिक कौशल का विकास करना। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, छात्र समझते हैं कि उनकी सफलता टीम की सफलता पर टिकी है। दूसरा है व्यक्तिगत जवाबदेही, हर छात्र का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। किसमें? तो सहयोग भावना में, टीम भावना, मतभेदों को सुलझाकर साझा लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये रहा हमारा सहयोगी अधिगम। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उत्तर है एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की। दूसरा प्रश्न है, किस विधि में छात्र वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं? इसका उत्तर है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। तीसरा प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो यह बहुत अधिक समय लेने वाली और खर्चीली विधि है। चौथा है, प्रोजेक्ट विधि का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है परियोजनावाद और करके सीखना, जॉन डीवी, याद रखेंगे इसको भी। पांचवा है, समूह में सीखने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर है छात्रों में सामाजिक कौशल और सहिष्णुता का विकास करना। छठा है, एक शिक्षक के रूप में समूह कार्य के दौरान आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? उत्तर है एक सुविधादाता कि जो केवल तब हस्तक्षेप करे जब ज़रूरत हो। इस तरह से हम लोग 10 प्रश्न देखे हैं। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।